आरटीआई एक्टिविस्ट। हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बताना चाहेंगे। क्लाइमेट चेंज जो हमारे आरटीआई एंड आईएस चैनल मुन्ना शुक्ला के नाम से है, और इस पर जा करके जब चैनल देखेंगे तो इसी में इंग्लिश में क्लाइमेट चेंज क्या है, ये यूएनए की इस पर टिप्पणी साथ में हमारे रहती है, उसको देखें और क्लाइमेट चेंज के बारे में समझें कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2014 में हुआ था, ये पेरू में हुआ, और इसको COP20 के रूप में भी माना गया, और 2020 को पर्यावरण का आधार वर्ष मानते हुए भविष्य की कार्य योजना भी निर्धारित की गई। इसमें विकासशील राष्ट्रों के धनाभाव के कारण या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण योगदान देने में उदासीन रहेंगे, नहीं करेंगे, योगदान नहीं करेंगे, ऐसी मानसिकता का संशोधन होगा, और सभी के लिए ये सहमति व्यक्त की गई कि सब लोग इस पर कार्रवाई अवश्य करेंगे। पर्यावरण सुधार का वन धनाभावकरण रुकने के लिए नहीं दिया जाएगा, ये कटिबद्धता व्यक्त की गई। विकसित राष्ट्रों का दायित्व है कि विकासशील राष्ट्रों को पर्यावरण सुधार हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान करें। धन की व्यवस्था करना एक अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकता है, अतः विश्व पर्यावरण कोष के निर्माण की आवश्यकता व्यक्त की गई। विश्व क्लाइमेट फंड निर्माण हेतु प्रारंभिक लक्ष्य $10 अरब के निर्धारित किए गए। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, पेरू, ऑस्ट्रिया, कोलंबिया ने 10.2 अरब प्रारंभिक धनराशि देने के लिए सहमति प्रदान की। दक्षिण सहयोग देने हेतु चीन ने $10 मिलियन प्रदान करने की घोषणा किया। जर्मनी ने 55 मिलियन यूरो का प्रारंभिक अनुदान दिया। सभी देशों को आदेशित किया गया कि वो विकसित हो या विकासशील पर्यावरण संरक्षण की अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करें, जिससे सर्वसम्मत पेरिस समझौते के आधार पर रूपरेखा नियुक्त की जा सके। देशों से अपेक्षा है कि अपने राष्ट्रों के शैक्षिक पाठ्यक्रमों में पर्यावरण विषय को शामिल किया जाए, पाठ्यक्रम बनाया जाए। कोई भी देश अपनी निर्धनता के आधार पर या तकनीकी संसाधन न होने या अज्ञानता कारण किसी भी कारण से योगदान संरक्षण देने हेतु पर्यावरण में की अनिच्छा स्पष्ट करे, ऐसा अपेक्षित नहीं किया गया। ऐसा कई वर्षों से हो रहा था। इस पर भी प्रतिबद्धता संयुक्त राष्ट्र का दायित्व है कि ये संबद्ध राष्ट्र उस पर कार्रवाई करेगा। गरीबी निर्मूलन अवश्य है, विषय जरूर है, लेकिन इसके कारण पर्यावरण योगदान न किए जाए, ये अपेक्षित नहीं है, न ही स्वीकार्य है। सभी 196 विश्व राष्ट्रों ने उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया और स्वेच्छा से सहमति प्रदान की। लीमा जलवायु समझौते के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत UNEP के प्रथम जलवायु परिवर्तन अनुकूल रिपोर्ट गैप 14 प्रस्तावित की गई। पेरिस पर्यावरण समझौता क्योटो प्रोटोकॉल पर्यावरण संरक्षण से यह संबंधित समझौता है, जिसके आधार पर पेरिस समझौता को प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा है। 22 अप्रैल 2016 को अंतर्राष्ट्रीय मदर डे अर्थ डे के दिन पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता 2020 से लागू हो जाएगा और 2015 से 2020 तक पुराने प्रावधान भी रहेंगे। समझौते होते हेतु विश्व के 195 राष्ट्रों ने अपनी सहमति प्रदान की। ऐसा विश्व में पहली बार संभव हुआ जब इतनी बड़ी संख्या में विश्व समुदाय ने इस लक्ष्य की पूर्ति सहमति प्रदान की। समझौते का मुख्य उद्देश्य शताब्दी में बढ़ रहे तापमान की गति को 2 सेंटीग्रेड से काफ़ी नीचे रोकना था। औद्योगिकरण पूर्व से लक्ष्यों से 1.5 सेंटीग्रेड तक या नीचे 1.5 सेंटीग्रेड के नीचे लाने की बात की गई। उत्सर्जन में पर्याप्त कमी लाने हेतु प्रयास करने की बात की गई। एक पारदर्शी व्यवस्था व मापन प्रणाली बनाई जाए। राष्ट्रों को पर्यावरण अनुसंतुलन के अपने प्रयासों में वृद्धि करते हुए पर्यावरण अनुकूलन प्रयासों में तीव्रता लानी होगी, ये बात तय हुई। पेरिस समझौते के पूर्व 186 राष्ट्रों ने अपनी कार्य योजनाएं प्रस्तुत की थी। वे राष्ट्र किस प्रकार अपने कार्यों को प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास करेंगे। इस योजना को इंटीग्रेटेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC कहा गया। प्रत्येक देश से प्रत्येक 5 वर्षों में NDC प्रेषित करने का निर्देश किया गया। प्रत्येक NDC पूर्ववर्ती NDC से अधिक महत्वाकांक्षी होने की अपेक्षा है। किए गए कार्यों का मूल्यांकन तकनीकी विशेषज्ञों समितियों द्वारा किया जाएगा। वे देश जो 2025 या 30 तक अग्रिम NDC प्रविष्टि दे चुके हैं, उन्हें 2020 तक पुनः एक संशोधित NDC कार्य रूपरेखा प्रस्तुत करनी उचित होगी। जलवायु परिवर्तन से होने वाली क्षति से बचने के लिए एक सशक्त पर्यावरण कोष और वित्तीय प्रबंधन अत्यंत आवश्यक होगा। यह विकसित देशों का दायित्व होगा कि वे साधनहीन राष्ट्रों को पर्यावरण से उबरने के लिए वित्तीय प्रबंधन के साथ साथ तकनीकी श्रेष्ठता और सहयोग भी उपलब्ध कराएं। प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उत्सर्जन को घटाने के लिए किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का मूल्यांकन किया जाएगा। विकसित देशों द्वारा किए गए फंड और सहायता राशि के उपयोग दुरुपयोग की समीक्षा पर्याप्त पारदर्शिता के साथ करी जाएगी। समझौता स्वच्छ एवं समर्थ
अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विकसित करने का पक्षधर है। किसी देश या समूह की कोई ऐतिहासिक जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गई, जिससे विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों के मध्य विभेद को न्यूनतम करने की अपेक्षा है। पर्यावरण हेतु योगदान एक अंतर्राष्ट्रीय अपेक्षा है। तो ये बनाया गया, और मुख्य रूप से तापमान को कमी करने के लिए, और तापमान कैसे बढ़ता है, तो ग्रीन हाउस की जिसकी बात आती है कि ग्रीन हाउस से जो है तापमान बढ़ता है। तो ग्रीन हाउस गैसें क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसें वो है जो फैक्ट्रियों में ग्रीन हाउस गैसों का क्या प्रभाव है, क्या है ग्रीन हाउस, स्पष्ट कीजिए। पृथ्वी के वातावरण को निरंतर सूर्य का विकिरण व उसमें उपरती ऊर्जा प्रवेश करती रहती है। यह ऊर्जा पृथ्वी के वातावरण तथा द्वारा अवशोषित की जाती है और विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं के संयोग में की जाती है। अनावश्यक अतिरिक्त ऊर्जा पुनः पृथ्वी के वातावरण से बाहर बाह्य वातावरण से मुक्त कर दी जाती है। पृथ्वी पर विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं में औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदूषण के माध्यम से विभिन्न प्रकार के ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि उत्पन्न होती हैं। ये ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के चारों ओर एक ताप आवरण बना लेती हैं। ये ताप आवरण पृथ्वी से वातावरण में मुक्त होने वाली ऊर्जा को वातावरण में नहीं जाने देता और पुनः पृथ्वी पर वापस कर देता है। अतः पृथ्वी से मुक्त होने वाली गैसें पुनः पृथ्वी पर लौटकर पृथ्वी का तापमान बढ़ा देती हैं। ये सिद्धांत ग्रीन हाउस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जी क्यूरियर ने किया। यह आज संपूर्ण विश्व के लिए चिंता का विषय है। ग्रीन हाउस प्रभाव के दुष्परिणाम क्या हैं, स्पष्ट कीजिए। ग्रीन हाउस प्रभाव के दुष्परिणामों के सर्वप्रथम पृथ्वी के तापमान में वृद्धि है। पृथ्वी का तापमान 2025 तक अगर ऐसे रहा तो 1.5 से 4.5 सेंटीग्रेड तक बढ़ जाने की संभावना है। पृथ्वी के तापमान यदि अगर वृद्धि होती रही तो वर्ष 1995 सबसे गर्म वर्ष था। साइबेरिया के तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि हो गई। हिमालय की ग्लेशियर गंगोत्री और डेकयानी की तीव्रता से पिघल रहे हैं। इसका तापमान बढ़ने से गंगोत्री डेकयानी गंगा को जल उपलब्ध करने वाले 2 मुख्य ग्लेशियर हैं। समुद्र के तापमान में वृद्धि हो रही है। गर्म जल धाराओं के कारण करंट की धारा संख्या में वृद्धि हो रही है। इस कारण से समुद्री मछलियाँ की प्रजातियाँ और कछुओं की तीव्रता से लुप्त हो रही हैं। तापमान बढ़ने से ध्रुवीय बर्फ पिघलने की संभावना बढ़ रही है। इस प्रक्रिया समुद्री जल स्तर बढ़ने की संभावना है। समुद्री जल बढ़ते स्तर से मालदीव बांग्लादेश को अधिक क्षति संभावित है। सुंदरबन पश्चिमी बंगाल के संरक्षित डेटा वन के भी बढ़ते जल से सजग होने की संभावना है। समुद्री तूफान और चक्रवातों आने की संभावना है। पेयजल संकट और गंभीर होने की संभावना है। बढ़ते तापमान से अनेकों परिणामों की प्रजनन दर अनियमित वृद्धि होने की संभावना है। प्रकृति की अधिकांश ऑक्सीजन समुद्र में पाए जाने वाले शैवालों की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। सार्वजनिक उष्मीकरण से इन शैवालों की मात्रा घटने की संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण की ऑक्सीजन के घटने की संभावना है। अनेक खाद्य फसलें जैसे गेहूँ, ईट आदि का उत्पादन घटने की संभावना हो जाएगी। ग्रीन हाउस प्रभाव रोक करने वाले विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में 350 ppm जीवाश्म ईंधन फोसिल फ्यूल जलने से उत्पन्न होती है और ग्रीन हाउस के प्रभाव के 57% के लिए उत्तरदायी है। जलवाष्प साधारण तौर पर पृथ्वी के वातावरण में पाई जाती है। अत्यधिक उष्मा अवशोषित के पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है। इस कारण से बादलों से भरी रात स्वच्छ वातावरण की तुलना में अधिक गर्म होती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड औद्योगिक उत्पादन, इंडस्ट्रियल और रासायनिक खादों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। कुल उष्मीकरण के 10% से उत्तरदायी हैं। मीथेन जीवाणविक गतिविधियों से उत्पन्न होती है। कुल ग्रीन हाउस का प्रभाव का 10% से 15% योगदान मीथेन से होता है। वो जो तो ये बहुत ही खतरनाक गैसें हैं, तो इसके बारे में हमने बात किया, और अगर ये नहीं किया गया तो ये जो है हमारे लिए बहुत स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए हमको जो है पर्यावरण को बचाना है, और उसको पर्यावरण को बचाने के लिए ये प्रदूषण, ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें कहाँ से आती हैं, ये बताया कि ये जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यही ग्रीन हाउस
गैसें बनाती हैं और इससे जो है बहुत स्थिति खराब हो रही है। तो इसको हमको रोकना होगा प्रदूषण को, और तभी हमारा ये तापमान रुक पाएगा, नहीं तो धीरे धीरे तापमान बढ़ता जाएगा पृथ्वी का और बहुत बड़ा नुकसान होगा ये प्रकृति का। धन्यवाद।